Hello friends, good morning to everyone. This is Dr. R. K. Agrawal. फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस सीगमेंट जो चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप की है वो आपके सामने प्रेजेंट की और बहुत बढ़िया रिस्पांस आप लोगों का आया है और उसी से उत्साहित होकर मैं ये आपके सामने दूसरा चैप्टर लेकर आ चुका हूँ ऑलरेडी। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड सेंसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारा सीगमेंट 1 चैप्टर 1 था ईपीएस का और ये आपके सामने दूसरा चैप्टर आपके सामने एनवायरमेंटल स्कैनिंग आज है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस स्टडीज आपका एक मेन सब्जेक्ट रहा है क्लास 12th का और उसमें आपने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा होगा। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक आपको इस चैप्टर में एक एज मिलेगा, लेकिन यहाँ उससे कहीं आगे बात की गई है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग की बात की गई है। तो आइए जानते हैं फटाफट से कि इस चैप्टर में है क्या। एक इंट्रो दिया है इन्होंने, तो उस इंट्रो पे आपके सामने मैं अभी लाइट थ्रो करने जा रहा हूँ। आप ये देखें कि इंट्रो जो है इस चैप्टर का कि एंटरप्रेन्योरशिप, अब एंटरप्रेन्योरशिप से ही बात हो रही है यहाँ पे, प्लेज क्रूशियल रोल इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिफरेंट कंट्रीज। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कहने का मतलब उसको एक्सेलरेट करना यानी बढ़ाना, किसे? ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफरेंट कंट्रीज। बहुत ही क्रूशियल रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का। आप दी यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, इवन चाइना, इन सब कंट्रीज की बात करें तो वहाँ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज ज्यादा है, ठीक है ना, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन द कंट्री. Entrepreneurship is the process of exploring the opportunities and arranging resources to exploit these opportunities. It also described as an attempt of carrying value through recognition of business opportunity and managing risk appropriate to the exploiting opportunity. तो बात क्या है? बात सीधी सी है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क ले रहे हैं और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के ना सिर्फ वो अपना बेनिफिट कर रहे होते हैं, सोसाइटी का बेनिफिट भी कर रहे होते हैं, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को भी डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी सेविंग को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। A business firm can survive and grow only when it is able to continuously and quickly adapt to changing environment। और बिजनेस की सर्वाइवल के लिए भैया ये जरूरी है कि जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में वो है, उसके बारे में उससे समझ हो कि भैया सर्दी आ रही है, गर्म कपड़े ले लो, नहीं तो ठिठुर के मरोगे। तो बिजनेस में भी ऐसी कुछ बात है क्या? जी हाँ सर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं की स्कैनिंग की बात करेंगे कि क्या थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या वीकनेस। आपने स्वॉट एनालिसिस सुना होगा, यहाँ आज आप और भी चीजें जानेंगे। बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड सिग्निफिकेंटली by internal and external environment factors। इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर से बिजनेस तो प्रभावित होता ही है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट बिजनेस एनवायरमेंट। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट है, उसी को जोड़ दें तो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट बनता है। भाई तो ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। एनवायरमेंट का मतलब क्या है भैया? सराउंडिंग्स, ठीक है ना। इंडिविजुअल और बिजनेस, ये देखिए आप डायग्राम फ्लो चार्ट से आप समझ लीजिए इस बात को, लिखी हुई बात तो आप पढ़ के समझ लेंगे वैसे भी। और आप कहेंगे कि भाई साहब ये है क्या? तो एनवायरमेंट रेफर टू ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस फर्म and circumstances of business which have effect on the activities and operation of the individual or firms and decide the effectiveness. In simple words, environment means the surroundings, external objects influence the circumstances under which individual or business exists। जहां business exist करता है, इंडिविजुअल है या बिजनेस है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सरकमस्टांसेस जो आ गए हमारे, वो सारे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं, वो हमारे एक्ट को प्रभावित कर डालते हैं। एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट हैव आइडिया ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कन्फर्मिंग टू इट। ना तो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी और ना ही हमें वीकनेसेस दिखेंगे, ना ही हमें कोई थ्रेट दिखेगा, और हम आगे बढ़ जाएंगे। नतीजा ये है कि हम गड्ढे में चले जाएंगे। तो ये चीज पहले सेंस करने की जरूरत है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ये आप समझ चुके होंगे। एक क्विक रिकैप दे दूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस व्हिच इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। अ बिजनेस फर्म कैन सर्वाइव एंड ग्रो, उसके सर्वाइवल और ग्रोथ की तभी बात होगी व्हेन इट इज एबल टू कंटिन्यूअसली एंड क्विकली अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट से अपने आप को अडेप्ट कर लेना, चेंज कर लेना, तभी बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख दूं कि जब नोकिया भारतवर्ष में पूरी तरह से एक छत्र राज कर रही थी, तो सैमसंग ने एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया और ड्यूअल सिम लॉन्च कर दिया। नतीजा क्या हुआ था ये आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। Internal and external environment collectively constitute business environment. The internal environment factors are within the control of business. The external environment factor includes socio-cultural environment, economic environment,
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म। एक्सटर्नल वो है जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, ये आप पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस एनवायरनमेंट सराउंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट उसी को कहते हैं हम लोग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनवायरनमेंट की भाई साहब, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ एक ग्लिम्स ले लेते हैं। एनवायरनमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक भी है। इस पे एमसीक्यू आएगा। अफेक्ट्स डिफरेंट बिजनेस डिफरेंटली, अलग अलग बिजनेस को अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगा सर, ये बात समझ लीजिए। अब जैसे पितृपक्ष, ठीक है, तो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले और उनके सामान बेचने वाले लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोग इस पर्टिकुलर 15 डेज में कोई चीज नहीं खरीदना चाहते तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये अलग अलग सर्कमस्टांस है, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग बिजनेस फॉर्म पे अलग अलग तरीके से डील करता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि कुछ का तो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है कि भाई साहब चलो भाई ये खत्म, अभी पॉलिसी दूसरी आ जाएगी, सही हो जाएगा, सर्वाइव हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग ये लॉ आया है, वी विल अडॉप्ट इट, ओके। बट लॉन्ग रन में इसका इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका कि लॉन्ग रन इंपैक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं कि अब जो भी ऑटो चलेंगी, वो कोई भी ऑटो सीएनजी ही चलेगी, ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली। इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सड़कों पे दौड़ेंगी, डीजल वाली बंद कर दी जाएंगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं, बैन कर दी, नहीं चलेंगी। देन दिस इज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म नहीं है ये। फॉर द टाइम बीइंग स्ट्राइक है तो आप कर सकते हैं कुछ दूसरी बात। अब देखिए, अनलिमिटेड इफेक्ट है। अनलिमिटेड इफेक्ट कहने का मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनसर्टेनिटी है, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। अब इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या है भाई साहब, अब एक बात का असर कई बातों पे पड़ सकता है। एक फैक्ट या एक गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंज हुई है जिससे कि कई चीजों पे असर पड़ सकता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि जीएसटी जो है गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर नहीं रखा, ठीक है ना। अब उसकी प्राइस कंट्रोल जो है, वो प्राइस उसकी बढ़ते चली जा रही है, नतीजतन क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से कई चीजों पे असर पड़ रहा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। स्कोप डायनामिक और वाइड रेंज में स्कोप है इसका, और इसकी स्कोप की जहां तक बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट के स्कोप की बात जब मैं करूं, तो ये मैं कह सकता हूं कि इसकी वाइड स्कोप है, नैरो नहीं है, और इसकी अध्ययन की जरूरत है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स क्यों है ये। एनवायरनमेंट इज ए कंबाइनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल भी है तो लीगल भी है तो सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है, टेक्नोलॉजिकल भी है। तो इतनी सारी चीजों को एक साथ देखना अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ की जाती है बात। These factors affect the business in number of ways. Therefore, the influence on business cannot be recognized independently. ये आप आसानी से उसका पता नहीं लगा सकते। Environment is dynamic. Dynamic कहने का मतलब ever changing. Environment is a mixture of many factors and these factors constantly changes. हमेशा बदलता रहता है। These changes in the factors of environment make environment dynamic. The environmental factors change with due to many reasons such as passage of time. The plans and policies of business are also need to be changed according to the changing environment. तो आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है और एज पर द नीड आपके प्लान चेंज होने चाहिए। इफेक्ट्स डिफरेंट बिजनेस डिफरेंटली, मैंने बताया आपको अभी अभी कि अलग बिजनेस पे अलग तरीके से असर करेगा। चेंज विच टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट नॉट अफेक्ट द बिजनेस इन अ सिमिलर मैनर, सारे चीजों का प्रभाव एक प्रकार नहीं पड़ता। अब जैसे बारिश हो गई साहब, बहुत हेवी रेन हो रही है, तो अम्ब्रेला और रेनकोट का डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन भाई समोसा खाने वाले समोसा तो खाने नहीं जाएंगे बाहर, वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। One business may welcome a change in environment while some other business may not like same change. It makes clear that changes in environment may affect different business units differently. ये बात भी सत्य है। Short term and long term impact होता है, change which takes place in environment has both short term and long term impact on business. The change environment may affect the profitability and development of business in short term or long term or in both, दोनों में कर सकता है। अनलिमिटेड इफेक्ट, कुछ का प्रभाव ऐसा हो सकता है शॉर्ट टर्म ही प्रभाव है, लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। लेकिन कुछ का इम्पैक्ट ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म ही जाएगा। कुछ का है कि दोनों शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी उसका इम्पैक्ट जाने वाला है। तो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की बात हो रही थी। अनलिमिटेड इफेक्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर नॉट कंट्रोलेबल बाय फर्म। जो बाहरी जो आवरण है हमारे बिजनेस के ऊपर, जो चीज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दोज फैक्टर्स ऑफ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन बिजनेस, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस नहीं बना सकती, वो एक्सटर्नल फोर्स है। और इसका इफेक्ट क्या होगा, अनलिमिटेड। दीज फैक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन बिजनेस, समटाइम्स दीज फैक्टर्स अफेक्ट बिजनेस सो डीपली दैट बिजनेस हैज टू बी क्लोज्ड। फॉर एग्जांपल, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू बैन वाइन will result in closure of wine business, जैसा कि आपके स्टेट में हुआ। Uncertain, environment is not certain, environment certain नहीं होता। There can be sudden change in environment at any time,
ड्यू टू अनसर्टेन नेचर इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड एनालाइज एनवायरमेंट, बहुत बहुत मुश्किल है। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट, मैंने बताया अभी आपको कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। Environment has various components. Various components of business environment are independent, interdependent on each other and affect each other. For example, social environment affects economic environment and is also affected by it. बिल्कुल सही बात। दशहरे का सीजन है, सीजन तो नहीं कहना चाहिए, फेस्टिवल, फेस्टिव सीजन ऐसा होता है ना, तो फेस्टिव सीजन है और कई कंपनियां आ जाती हैं डिस्काउंट ऑफर लेकर, लेकिन वही जब वो सीजन ऑफ तो वो डिस्काउंट ऑफर भी ऑफ। ऐसा क्यों होता है? तो ये भाई एनालिसिस का मैटर है। और आप ये जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि एक पॉलिसी का इंपैक्ट कई चीजों पे पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कहा जाए कि भाई साहब आप क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट बैन कर लो ही मत। अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि भाई रसिया से क्रूड ऑयल लेना है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। अब ये उनकी बोल्ड डिसीजन थी या चाहे जो भी डिसीजन थी, इस डिसीजन का इंपैक्ट हमारे कई सेक्टर्स पे पड़ा, कई लोगों पे पड़ा, और पड़ना भी चाहिए था। इथेनॉल की प्रोडक्शन हो रही है कंट्री में और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिक्स करेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इससे कितने लोगों पर कितना असर कई तरह से पड़ेगा। तो यही है कि इंटरडिपेंडेंस है, एक डिसीजन कई चीजों पर डिपेंडेंट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है। स्कोप क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वी नो अबाउट इट। इंटरनल एनवायरनमेंट इज विद इन दी कंट्रोल ऑफ बिजनेस यूनिट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, तो इसका स्कोप वाइडर हो जाता है सर। अब कंपोनेंट क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल? इंटरनल एनवायरनमेंट, business environment has two components, internal and external। internal environment और external, external में relevant और operating environment और general environment। एक्सटर्नल में दो तरह के। इंटरनल एनवायरनमेंट में भाई आपके वर्क फोर्स क्या है, आपके पास लेबर की क्वालिटी क्या है, मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसी है, ये सारी चीजें। इंटरनल एनवायरनमेंट में भाई आपकी ऑब्जेक्टिव बिजनेस की क्या है, मैनेजमेंट मैनेजरियल पॉलिसी क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, लेबर मैनेजमेंट की रिलेशनशिप कैसी है, क्या हार्मोनिक रिलेशनशिप है या नहीं, आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज और कॉर्पोरेट इमेज क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विद इन द बिजनेस, आपके पास कैसी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं, ठीक है ना। विजन एंड थिंकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट आपकी क्या, ये सारी इंटरनल फोर्सेस आ रही हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो आप कैसा करते हो, वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या कंड्यूसिव है वर्कर्स के लिए, मोरल एंड कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस आपके बिजनेस फॉर्म में कैसी है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या भाई साहब? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिफाइंड एज एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस फॉर्म व्हिच अफेक्ट द ह्यूमन, which affect functioning of business, sorry। external environment is beyond the control of business। external environment consists of factor outside the business form, bahar hai business se, provide opportunities or pose threats to the business firm। the success of business firm largely depend on its awareness about the external environment। external environment पर सक्सेस आपका डिपेंडेंट है, एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज दैट आर टेकिंग प्लेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज ऑफ टू टाइप। देखिए भैया, क्यों एक्सटर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनल क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? उतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट तो है, बट उतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? उसका जवाब सीधा है कि भैया इंटरनल एनवायरमेंट को आप चेक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके कस्टडी में है, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। लेकिन एक्सटर्नल जो बाहरी है, आप उस पर लगाम नहीं लगा सकते, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। दैट्स क्लियर। तो आपको उसकी स्टडी करनी होगी, आपको उसके साथ अपने आप को अडेप्ट करना होगा, चेंजेस लाने होंगे, पॉलिसीज बदलनी पड़ सकती है, प्लान्स बदलने पड़ सकते हैं, रिसोर्सेज को नए तरीके से एनालाइज करना पड़ सकता है, ऑल्सो मैटर और फैक्टर्स आपको देखने पड़ सकते हैं एज फार एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज कंसर्न। तो एक्सटर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है बिजनेस के सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेलेवेंट ऑपरेटिंग एनवायरमेंट और जनरल एनवायरमेंट, ये दो तरह का एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। बिजनेस फर्म है रेलेवेंट एनवायरमेंट और जनरल एनवायरमेंट। अब रेलेवेंट एनवायरमेंट क्या है, इसको आप समझिए। कंपोनेंट्स क्या है, इसको समझिए। द फैक्टर्स व्हिच आर क्लोज टू बिजनेस फर्म एंड अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू वर्क कंस्टिट्यूट रेलेवेंट एनवायरमेंट। मतलब the factors which are close to the business firm and affect its ability to work constitute relevant environment। It is also known as operating environment of business। It consists of firm's immediate environment that affect the performance of firm। It consists of customers, supplier आपके कैसे हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज कैसी हैं। मार्केट इंटरमीडियरीज कहने का मतलब क्या है कि भाई आपका होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, ये देखने की जरूरत है। कंपटीटर कौन है, पब्लिक कहाँ आप हैं डील कर रहे हो। These factors of relevant environment may affect different firms of the same industry in different manner। एक ही इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन अलग अलग फर्म्स हैं, तो सभी फर्म को मिला के एक इंडस्ट्री कहलाती है, आपको पता होगा। तो
अलग अलग फर्म पे अलग अलग तरीके का रिएक्शन हो सकता है, अलग अलग इंपैक्ट हो सकता है। सम ऑफ द रेलेवेंट एनवायरमेंट फैक्टर मे अफेक्ट ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री इन सिमिलर मैनर। अब जैसे देखिए ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक समय इंडिया में जो अलॉय व्हील्स बनती थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नहीं थी, वो इंपोर्ट करा जाता। तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स बनाने वाली जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर की कंपनियां थी, उन्हें वो चीज इंपोर्ट करना पड़ता था और कॉस्टिंग यहाँ ज्यादा होती थी। लेकिन आपके महाराष्ट्र के नागपुर में इसकी फैक्ट्री डाली गई और यहाँ पे वो प्रोडक्शन शुरू हो गई। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो जितनी भी इंडस्ट्री थी, टू व्हीलर वाली थी और फोर व्हीलर की जो इंडस्ट्री थी, इसमें जितने भी फर्म थे उन सबको समान रूप से फायदा हुआ। सबको कॉस्टिंग रिड्यूस हो गई, सबकी कॉस्टिंग रिड्यूस हो गई, क्योंकि यही यूनिट लग जाने से उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार होकर के इमीडिएटली उनको मिल गए। तो प्रोडक्शन एक तो हैम्पर नहीं करा, दूसरे की कॉस्टिंग रिड्यूस हो गई, उनका स्मूथ प्रोडक्शन हो गया, तो जिससे फायदा पूरी इंडस्ट्री को मिला। तो ये चीज भी हो सकता है। और कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि एक डिसीजन से फायदा किसी एक को तो हो रहा है फर्म को, लेकिन बाकी लोगों को, कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा है, कुछ लोगों को फायदे भी पहुंच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। वाइल सम ऑफ द रेलेवेंट एनवायरमेंट फैक्टर्स में अफेक्ट पार्टिकुलरली वन फर्म ओनली, किसी एक खास फर्म को ही फायदा पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं रेलेवेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। तो जनता, पब्लिक, कस्टमर, ग्राहक, मार्केट इंटरमीडिएटरीज मतलब बिचौलिए, और हमारे कॉम्पिटिटर्स, और खुद सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं या फिर फिनिश प्रोडक्ट देते हैं, वो सब। बिजनेस में भैया पब्लिक, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडिएरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। आप इसको पॉज करके लिख लें कि कंपोनेंट्स हैं ये। पब्लिक, मीडिया पब्लिक, पब्लिक में भी मीडिया पब्लिक है, लोकल पब्लिक है। मीडिया पब्लिक इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स व्हिच में पब्लिश फेवरेबल और एडवर्स रिमार्क अबाउट द फर्म। कई दफा आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट के बारे में बड़ाई कर रहे होते हैं न्यूज चैनल्स वाले, न्यूज़पेपर वाले, अपनी मर्जी से, और कुछ कहता हो भाई वो बकिया उधेड़ रहे होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। लोकल पब्लिक इंक्लूड्स पीपल व्हिच आर लिविंग इन द एरिया वेयर इन बिजनेस फर्म इज लोकेटेड। फॉर एग्जांपल, एनवायरमेंट पोल्यूशन इज एन इशू that is taken by local public and it may result in suspension operation of the firm or to install pollution control equipments। ये भी देखना होगा आपको। लोकल पब्लिक, कस्टमर्स, कस्टमर अलग हो गए। सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस इज कस्टमर, बिल्कुल सही बात है। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फर्म लार्जली डिपेंड्स ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, अट्रैक्टिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर हैज बिकम मोर चैलेंजिंग। फॉर अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर, फर्म कंडक्ट कंज्यूमर रिसर्च। वो कंज्यूमर रिसर्च करते हैं। डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स as per needs and requirement of customers, spend heavily on advertisement। बहुत ज्यादा वो खर्च करते हैं विज्ञापन पे कि सफेद टीका लगाना है। अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, स्टार ऑफ द मिलेनियम को ले लेते हैं भाई साहब। प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। अब यहाँ ब्यूरो प्लस में आफ्टर सेल सर्विस तो नहीं होगा, बट एलजी वॉशिंग मशीन आफ्टर सेल सर्विस होगी। आपके मोबाइल फोन में भी भाई आप देखते हो कि भाई आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है, जिससे आपने खरीदा है, जो ब्रांड खरीदा है, जो प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको आपके लोकल एरिया में मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप वो प्रोडक्ट खरीदना उतना पसंद नहीं करेंगे कि भाई आपको प्रोडक्ट में कोई खराबी आ जाए, कोई तकनीकी खराबी आ जाए, तो आपको उसको ठीक कराने के लिए या गारंटी लेने के लिए आपको 200 किलोमीटर चल के जाना पड़े, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करोगे। मार्केट इंटरमीडियरीज में क्या आ जाते हैं भाई साहब। Every business firm needs assistance from market intermediaries। Market intermediaries create link between firm and final consumer। तो वही होते हैं wholesalers, वही होते हैं distributors, वही होते हैं CNF, वही होते हैं retailers, जो कि consumer और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक लिंकिंग पिन का कार्य करते हैं। तो ये भी आपको डिसाइड करना होगा। मार्केट इंटरमीडियरीज इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इसमें आपको बताया गया, मिडिलमैन में होलसेलर है, रिटेलर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, एजेंसीज है। एजेंसीज इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मार्केट रिसर्च फर्म्स, कंसल्टेंसी फर्म्स एक्सेट्रा। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी आते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बैंक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनीज है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में कि कैपिटल मार्केट क्या है और मनी मार्केट क्या है। मैं इसके बारे में अभी आपसे बात नहीं करने जा रहा हूं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन बिजनेस स्टडीज सेगमेंट। इंटरमीडियरीज रिलेटेड विद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल इंटरमीडियरीज इंक्लूड वेयरहाउस, जहां आप गोदाम जिसको आप समझ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाएंगे, एटसेट्रा। कॉम्पिटिटर्स में कौन है भाई। Firm have to adjust its various activities according to competitors' action and reaction। Competitor means other firms which are providing similar product of a very close substitute of the firm। For example, motorcycle manufacturer faces competition not only from the brands of motorcycle but also from other types of two-wheelers such as scooters। Presently, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अभी देखिए ये कॉम्पिटिशन अच्छे से देखने को मिला टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग सीगमेंट में। बड़ा बेहतरीन एग्जांपल डाला यहाँ पे कि भाई साहब टू व्हीलर आप बाइक बना रहे थे, लेकिन स्कूटी का चलन आ गया, लोग रॉयल एनफील्ड छोड़ के स्कूटी चला रहे हैं। अब सोच लो कहाँ रॉयल एनफील्ड और कहाँ स्कूटी। तो स्कूटी से भी कंपटीशन मिलना शुरू हो गया रॉयल एनफील्ड वालों को, ये आप समझ लो।
तो ऐसा भी होता है। एक जमाना था जब स्कूटर बहुत पॉपुलर था, हमारा बजाज करके एक विज्ञापन आया करता था, और वेस्पा कंपनी आई और उन्होंने स्कूटर बेचना शुरू किया। आज स्कूटर का कंसेप्ट इंडिया से खत्म हो चुका, टू व्हीलर ने उसको ऑलरेडी खत्म करके रख डाला। सप्लायर्स कौन है भाई साहब? सप्लायर जो आपको देते हैं सामान, रॉ मटेरियल। बिजनेस फर्म रिक्वायर्स नंबर ऑफ सप्लायर्स who supply raw materials and components or to the company. The following are important points related to the supplier. Reliability होनी चाहिए, आपके जो सप्लायर है वो रिलायबल हो। If supplier is reliable, business of firm will run smoothly. But if supplier is not reliable, then firm have to maintain high inventories, which will increase firm cost. ज्यादा आपको रखना पड़ेगा। Requirement of multiple suppliers. Dependence on a single supplier is very risky factor because strike, lockout, or other problem with that supplier will have significant effect on the business of the firm. Multiple sources of supply can reduce such types of risk. तो देखिए, सप्लायर में आपको दो बात देखना है कि एक तो वो रिलायबल हो और दूसरा आपको एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना पूरी तरह से। नहीं तो अगर वो रुका तो आपका सब कुछ रुकेगा। जनरल एनवायरमेंट क्या है? ऑपरेटिंग एनवायरमेंट हमने अभी तक देखा। जनरल एनवायरमेंट ऑल्सो टर्न एज मैक्रो। मैक्रो आप जानते होंगे, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा माइक्रो और मैक्रो। जनरल एक्सटर्नल एनवायरमेंट इंक्लूड दोज फैक्टर्स or forces which are uncontrollable in comparison to relevant environment factors. Growth and survival of business largely depend upon adaptability of business firm to general environment factors, which includes in economic environment, socio-cultural environment, political environment, natural environment, technological environment, internal environment, demographic environment, general environment. Factors create opportunities and pose threat to business. अब इस बात को समझना है, ये एक्सटर्नल जो है सारे के सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट आ गए। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब इकोनॉमिक में आप देखेंगे तो भाई देश की भाई अभी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की है, इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो कैसी है। अब इस पे बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे है कि चाइना में अभी टॉपसी टर्वी हो रखा है, पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है, आप श्रीलंका की स्थिति देखें तो बहुत ही खराब स्थिति है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वहां पे लचर सी है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इन कंट्रीज को इंडिया से तो आपको यहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सूदिंग नजर आएगा। दैट इज वाई कि आपने सुना होगा कि एप्पल वाले भी अपना प्रोडक्ट यहाँ टाटा के साथ मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। ताइवान की कंपनी का भी टाई अप हो चुका है और वो इंडिया में आकर चिप्स बनाएंगे। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी देखा जाता है तो भाई साहब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, तो उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आती है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री की जज करती है। और आपको ये देखना ही पड़ेगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंट्री की कैसी है और उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है जो आपके बिजनेस के साथ कैसे टाई अप करेगी। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इस पे भी आप बिल्कुल ऐसे भी आप समझ रहे होंगे जो कि आपने क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी कर रखा है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी जरूरी है। नेचुरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक में जो आप देखेंगे कि भाई किस तरीके का साइज है पॉपुलेशन का, बच्चे कितने हैं, किशोर कितने हैं और फिर बुजुर्ग कितने हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। और इंटरनल एनवायरनमेंट तो भैया आपको तो अभी बताया ही, सॉरी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आपसे अभी डिस्कस किया ही कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी आफ्टर कोविड आपने सुना होगा कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से ग्लोबली एक डाउनफॉल है इकोनॉमी का हर कंट्री का। तो इस सिचुएशन को भी आपको एनालाइज करना होगा। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल जो हमारे देश का है। अब हमारे देश में भैया लुंगी और धोती अगर बेचने की बात हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर यही चीज अगर आप बेचने जाएं यूके में तो आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आप समझते हैं कि देश में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कितनी हुई है, उसकी डेवलपमेंट कितनी हुई है और रिक्वायरमेंट क्या है। आप 5G में चल रहे हैं कि 4G में जी रहे हैं, ये आप देखिए। इंटरनेशनल एनवायरमेंट, इंटरनेशनल एनवायरमेंट भी आपको देखना होता है। अभी हमने बताया आपको जस्ट बिफोर नाउ। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट और नेचुरल कंपोनेंट्स जो कि आपके कंट्री में क्या है, इन सभी चीजों की ही इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री डिटेलिंग हो रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है हमारी कंट्री की, फॉरेन पॉलिसी क्या है हमारी कंट्री की, इकोनॉमिक सिस्टम हमने कौन सा अडॉप्ट कर रखा है, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है या फिर मिक्स्ड है। अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमें देखना होता है। इकोनॉमिक कंडीशन में इनकम लेवल देखना होता है कि लोगों का इनकम लेवल क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में कैसा हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड कैसी चल रही है, वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, हम कहाँ हैं ट्रेड साइकिल में, हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, भाई साहब गर्त में तो नहीं जा रहे। एक बूम रिसेशन होता है, ठीक है ना, रिकवरी का फेज होता है, हर इकोनॉमी में एक फेज होता है, ठीक है ना, कि कौन सी इकोनॉमी है और वो कहाँ जा रही है, वो बूम में है कि रिसेशन में है कि रिकवरी में है। मॉनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज में मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग अध्ययन करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का अध्ययन, फिजिकल पॉलिसी, वित्तीय नीति और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी हमारी कंट्री की क्या है। हम ये सारी चीजों का अध्ययन जब तक नहीं करेंगे तो डेंजर में हमारा बिजनेस होगा, पक्की बात है। अब कंट्री में क्या है ना कि भाई
हम विदेश से निवेश आने ही नहीं देंगे। तो दिक्कत वाली बात है, हमारे देश में अगर ये पॉलिसी है तो दिक्कत वाली बात किसके लिए, जो उस देश में निवेश करना चाहता है। तो ये सारी चीजें आपको अध्ययन करनी होती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम आप जानते होंगे, आपने ये भी पढ़ा होगा, कैपिटलिज्म अमेरिका, सोशलिज्म चाइना, रसिया, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया। अब क्या हो रहा है, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म इज taking place in the economy. This factor must be kept in mind while framing business policies. Business policy, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यूएसए और यूके का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, और गवर्नमेंट प्लेज मेजर रोल सोशलिज्म में होता है, जो कि आपका चाइना और रसिया जैसे कंट्री में है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे इंडिया में है। अब प्रश्न ये है, अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमें देखना होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो हमारी कंट्री के हैं, रोड हमारे यहाँ कितने बेहतर हैं, रेलवेज कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है, बैंकिंग और पावर की क्या सिचुएशन है, कम्युनिकेशन का हमारे यहाँ लेवल क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। प्यारे दोस्तों, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करिए तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, हमारे देश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे देश की कैसी है, और ये अभी लोग जान रहे हैं कि रिलेशन ऑफ आवर नेशन विद अदर कंट्रीज कैसी है, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि भारत की स्थिति आज क्या बनी हुई है। डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसी में भी आप समझ सकते हैं कि हमने चीन को पीछे पुश कर दिया है, ढकेल दिया है। वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट ये कैसा चल रहा है कंट्री में, ये आपको देखना होता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप कैसा है, कि आप जिस राज्य में करने जा रहे हैं और वहां की सरकार अलग है राज्य की, और केंद्र की सरकार अलग है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप कैसी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अप्रोच ऑफ अपोजिशन पार्टीज टुवर्ड बिजनेस, अब अपोजिशन पार्टी का बिजनेस के प्रति क्या अप्रोच है, ये भी आप अध्ययन कर लीजिए साहब। कल को आप बिजनेस शुरू कर लें और अपोजिशन पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो आप क्या करोगे। अब प्रश्न ये है कि सोशल कल्चर एनवायरमेंट क्या है। देखिए, इसमें एटीट्यूड ऑफ पीपल टू वर्क वो देखना होता है, परिवार का ढांचा, कास्ट का सिस्टम क्या है कंट्री में, रिलीजन कितना ज्यादा हावी होता है बिजनेस पे, एजुकेशन का लेवल क्या है कंट्री में, मैरिज क्या सिचुएशन होती है, किस प्रकार से होती है, और किस एज में होती है, ये सारा फैक्टर है। हैबिट्स और प्रेफरेंसेस वहां के लोगों की क्या है, लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती हैं, अर्बनाइजेशन कितनी है कंट्री की, कस्टम और ट्रेडिशन क्या है, बिजनेस की इथिक्स क्या है उस कंट्री की, सोशल ट्रेंड्स क्या चलती हैं वहां पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है, और कल्चर क्या है कंट्री का। ये सारी बातें अध्ययन करनी होती हैं। अब रही बात टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, ये देखिए इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आधुनिक युग के हैं, है जी। आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं, पानी। एक जमाना था जब लोग हैंडपंप से पानी पिया करते थे, आज वही पानी कुएं से पानी पिया करते थे। म्युनिसिपैलिटी सप्लाई देती थी वाटर की, आज भी देती है नो डाउट, बट अब हमने एक नई चीज देखी है, वो ये देखिए कि पानी बॉटल में आ रहा है। हमने घरों में रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ लगा रखा है। लेट मी, या आई हैव टेकन द वाटर, मतलब ये है कि ये भी रिवर्स ऑस्मोसिस का था, मैंने चेक करना था। ये आरओ वाटर है। तो क्या ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या बिजनेस इससे प्रभावित नहीं होगा। बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल रिसोर्स आपकी कंट्री के पास क्या है, वेदर और क्लाइमेट कंडीशन आपकी कंट्री की क्या होती हैं, पोर्ट फैसिलिटी बंदरगाह क्या है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स सच एज सॉइल, मिट्टी कैसी है, लैंड फॉर्म्स आपके कैसे हैं, सी और कोस्टल एरियाज कैसे हैं, रिवर्स हैं, रेनफॉल आपके यहाँ कितनी होती है, तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का लेवल कितना है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी होती है। और भारत में अगर आ रही हैं कंपनियां तो ये सारी चीजें देख के आ रही हैं, और अभी तक वो इन नहीं कर रही थी इंडिया में, तो बस उसके पीछे एक वजह ये थी कि उनको वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी चाहिए थी, अदरवाइज बाकी सारी चीजें इंडिया में हैं। और वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट पे आइए, तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या है, पॉपुलेशन का ही अध्ययन है, पॉपुलेशन की साइज कितनी है, हम लोग भाई अब विश्व के नंबर 1 होने वाले हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी अच्छी खासी है हमारे यहाँ, एज कंपोजिशन भी मॉडरेट बहुत अच्छी हेल्दी है, सेक्स कंपोजिशन मेल फीमेल रेशियो गड़बड़ नहीं, इनकम लेवल भी हमारे देश के लोगों का बेहतर होता चला जा रहा है, एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छी है, फैमिली की साइज भी बड़ा मॉडरेट है हमारे यहाँ, और फैमिली स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। तो कुल मिला के इंडिया का अगर डेमोग्राफिक सर्वे किया जाए तो कोई भी फॉरेनर यहाँ आने को उत्सुक होता है। दैट इज वाई वी आर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का असर हमारे देश पर कितना पड़ रहा है, और हमारे देश के व्यापारी दूसरे देश में जा सकते हैं या नहीं, कोई इकोनॉमिक बैरियर बिटवीन कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन में नहीं होती। तो ग्लोबलाइजेशन का लेवल हमारे कंट्री में कहां तक पहुंचा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर होती है
तो क्या ये अभी सिचुएशन है ऐसी कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, ये देखना होता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड डिक्लेरेशंस भी देखने होते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म पर भी बात होती है, और कल्चरल एक्सचेंज। आपको पता होगा कि सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये भेंट चढ़ रहा है। चीन ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, लेकिन वहां पे एक बलूचिस्तान से होके गुजरती थी उनकी वो कॉरिडोर, तो बलूचिस्तानियों ने वहां पे जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा है। तो ये सारी चीजें अध्ययन करके चीन को घुसना था। एक्चुअली चीन वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, वो परचेज करना चाह रहे थे। रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप और एनवायरमेंट, इसकी क्या जरूरत है भाई साहब, बिल्कुल जरूरत है। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, physiological environment provide supporting condition to the entrepreneurship development, and all factors of these environment may put positive and negative effect on the emergence of entrepreneurship. Positive influence include facilities the emergence of entrepreneurship, whereas negative influence create hurdles in the way of emergence of entrepreneurship. There is continuous interaction between business and its environment. ये लगातार चलेगा, कभी रुकने का नाम नहीं लेगा. These interaction strengthen the business firm and also help in using its resources more effectively. The understanding of environment provides following benefits to the entrepreneur. पहला क्या है कि identification of opportunities and threats. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं। प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, उनको करेक्ट डायरेक्शन मिलेगा, सही नीति निर्धारण होगा, सही ट्रैक पर बिजनेस चलेगी। एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फर्म फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करते हो तो कॉम्पिटिटर के पॉलिसीज और उनके एक्शंस को आप रिएक्ट कर सकते हो, उनको काउंटर कर सकते हो, बहुत ही आसान होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हमारी जो स्ट्रेंथ है हम अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करेंगे और हमारी जो वीकनेस है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए स्वॉट एनालिसिस कर सकेंगे। आगे आएगा स्वॉट एनालिसिस। वेट अफेक्ट बिजनेस सिग्निफिकेंटली, बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है, बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रभावित करता है। अगर आप एनवायरमेंट की स्टडी करते हो तो रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, अगर आप फ्यूचर में क्या होने वाली बात है उसका आप आकलन अगर कर लो 90% भी सही, या 10% भी, तो कम से कम 10% तो आप लॉस से जरूर बचोगे। ये बात है। एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस पैराग्राफ से निकल के थोड़ा इस पॉइंट पे आए कि एनवायरमेंट स्कैनिंग, ये पूरा निचोड़ है, एक प्रोसेस है यूज्ड टू मॉनिटर रेलेवेंट एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट अफेक्टिंग बिजनेस। ये एक प्रोसेस है एनवायरमेंट स्कैनिंग। किस बात को करता है? मॉनिटर करता है रेलेवेंट एनवायरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में मदद करता है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे इसको भी समझते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। इवेंट्स क्या है? स्पेसिफिक ऑकरेंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंट सेक्टर्स, क्या क्या चल रहा है ये आप देखिए। दूसरा, जनरल टेंडेंसीज ऑफ टेकिंग प्लेस ऑफ इवेंट्स, इश्यूज क्या है ये अध्ययन कीजिए। करंट कंसर्न दैट अराइज ड्यू टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। एक्सपेक्टेशन देखिए, इंटरेस्टेड ग्रुप्स के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसको आप देखिए। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग ये बात कह रहा है। अब इवेंट में क्या है कि इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक ऑकरेंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंट। उसके बाद ट्रेंड की बात क्या कह रहा है कि ट्रेंड शो जनरल टेंडेंसीज ऑफ टेकिंग प्लेस ऑफ इवेंट्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस फॉर्म। इश्यूज क्या है? इश्यूज रेफर टू करंट कंसर्न्स दैट अराइज ड्यू टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर्स। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एक्सपेक्टेशंस इंक्लूड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ बिजनेस ड्यू टू कंसर्न ऑफ फॉर इश्यूज। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अप्रोचेज क्या है एनवायरमेंटल? सिस्टमैटिक अप्रोच, स्कैनिंग ऑफ रेलेवेंट एनवायरमेंट। एडहॉक अप्रोच, एडहॉक अप्रोच का है स्कैनिंग ऑफ जनरल एनवायरमेंट और प्रोसेस्ड फ्रॉम अप्रोच, स्कैनिंग ऑफ बोथ द रेलेवेंट एनवायरमेंट एज वेल एज जनरल एनवायरमेंट। मतलब ये दोनों को आप जोड़ लो तो ये आ गया कहने का मतलब ये। अब सिस्टमैटिक अप्रोच क्या कहता है जरा ये जान लीजिए। सिस्टमैटिक अप्रोच इज यूज्ड बाय फर्म्स फॉर कलेक्टिंग सिस्टमैटिकली द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। This approach can be applied for collecting information related with those factors which are continuously changing and updating of information because necessary of strategic management. This approach can be applied for the scanning of relevant environment of the firm. For example, this approach is an effective approach for collecting information related with changes in the market and customers, changes in legislation and regulation,
अब यहां पे बात आ जाएगी कि एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, तो ये चेंजेस हो रहे थे, आपको वो देखना होगा कस्टमर की डिमांड क्या है। Ad hoc approach environmental scanning is used by the firm for collecting information regarding specific environmental issues. Ad hoc approach involves time to time conducting of a special survey and studies. This approach can be applied for the scanning of the relevant environment of the organization. This approach is an effective approach for collecting information and related with developing new strategies of the firm, evaluating existing strategies of the firm or a special project, उस पे वर्क करने के। और प्रोसेस फॉर्म अप्रोच क्या है? सिंपली दिस प्रोसेस फॉर्म अप्रोच इज बेस्ड ऑन प्रोसेस फॉर्म सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। Process form approach use processed information available from different sources. This processed information may be collected from external or internal sources of organization. This approach can be applied for the scanning of both relevant as well as the general environment. तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या चाहिए? Sources of information for environmental scanning: secondary source, mass media; internal source, external agencies; search and scanning, formal studies. तो ये बात आप समझ गए होंगे। टेक्निक्स यूज फॉर कैरिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस, अब इस पर डिटेल जाने की जरूरत है। देखिए, जिसमें स्वॉट एनालिसिस मैंने कहा था कि वो आपके सामने आएगा। ईटीओपी क्या है, क्वेस्ट क्या है, ईएफई मैट्रिक्स क्या है, सीपीएम क्या है, फोरकास्टिंग टेक्निक क्या है, और पेस्टल एनालिसिस क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्यारे दोस्तों। इसमें आपसे स्वॉट एनालिसिस आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। पेस्टल एनालिसिस जो है वो एब्रिविएशन लेके बनाया गया चीज है। आप देखिए, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, एस स्टैंड फॉर सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल एंड एल स्टैंड फॉर लीगल एस्पेक्ट्स। तो ये सारी बातों को आप आसानी से समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। स्वॉट एनालिसिस हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रेंथ, weaknesses, opportunities and threats. ETOP क्या है सर? Environmental threats and opportunities. ETOP is a technique which is used for carrying out environmental analysis and provide a summarized picture of environmental factors along with their likely impact on the organization. EFE matrix, it is a technique which is related with summarizing and evaluating various components of external environment. Quest क्या है? Quick environmental scanning technique है, is a process which uses scenario building for environmental analysis and help in generating feasible alternative strategies for the management. Competitive profile matrix, CPM. Competitive profile matrix is a competitor analysis. It focuses on each organization, सारे organization which competes directly with the firm. It plays important role in identifying the strengths and weaknesses of major competitors of the organization in relation to the firm. तो ये सीपीएम आपको याद रखना है सर, सीपीएम भी पूछा जाता है एग्जाम में। और आपसे पूछा जाएगा स्वॉट एनालिसिस। सीपीएम से आप क्या समझते हो, लिखें। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। फोरकास्टिंग टेक्निक क्या है? फोरकास्टिंग टेक्निक जानिए। देखिए सर, टाइम सीरीज एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं आप कि फ्यूचर में क्या होगा। मल्टीपल सिनेरियो आप एनालिसिस करते हैं, क्रॉस इंपैक्ट एनालिसिस करते हैं, डिमांड हैजार्ड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, जजमेंटल फोरकास्टिंग, डेल्फिश टेक्निक और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे टेक्निक्स हैं फोरकास्टिंग। अब डिफिकल्टी क्या है भाई साहब? ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ये सबसे बड़ी समस्या, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या चीज है? बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है हमारा एनवायरमेंट। तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास सैकड़ों, हजारों, लाखों हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि उन सभी चीजों को एनालिसिस करके और एक कंक्रीट आइडिया निकाला जाए, ये बड़ी समस्या हो जाती है। फेल टू कवर इन्फ्लुएंस दैट मैटर फॉर द फ्यूचर। अब कोई भी बंदा धरती पर ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कि फ्यूचर को 100% प्रिसाइसली प्रिडिक्ट कर सके। तो इसमें तो भैया समस्या आएगी ही डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म में। बट इन्वायरमेंटल स्कैनिंग फेल्स टू डू सो, इट विल बी ए यूजलेस एक्टिविटी। हमें कुछ तो जरूर करना होगा। अगर हम बिल्कुल ही नहीं कर सके फ्यूचर को प्रिडिक्ट, दैट वुड बी अ different story altogether. Excessive focus on the relevant environment. If excessive focus is given on the influence of the relevant environment and ignoring the general environment will provide incomplete information for strategic management. Far from the realities. Sometimes environmental scanning provide the information which is too far from the realities of the organization. कभी कभी ऐसा हो भी सकता है भाई साहब, लेकिन ये डिपेंड करता है करने वाले पर। इन्वायरमेंटल अप्राइजल क्या चीज है? ईटीओपी, अब देखिए ईटीओपी को जान लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ईटीओपी के
Environmental appraisal is necessary in order to get knowledge of opportunities and threats which are faced by organization. A scanning of environment helps in identification of many issues that can affect a firm in future. It provides mass information about the different factors of the business environment. Environment appraisal uses this information for analyzing and providing priority to environmental influence. Environment appraisal helps to a firm in identifying opportunities that could benefit it and provide awareness about threats and it should avoid. The environmental threats and opportunities profile. Environmental threats and opportunities profile, ETOP, इसका full form लिख लेंगे. Environmental threats and opportunity profile. ये आपका ETOP फुल फॉर्म है. पूछा जाता है सर ETOP, याद रखेंगे आप. Divide the environment into different sectors and then analyze the impact of each sector on the firm. हर सेक्टर को अलग अलग बांटा जाता है. इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल कहा ETOP को. और ETOP क्या है? ETOP है कि अलग अलग सेक्टर से हमारा क्या रिलेशन है और हर सेक्टर का हमारे बिजनेस फर्म पे क्या इंपैक्ट है, इसकी एनालिसिस होती है. आई थिंक यू हैव गॉट इट. Factors related with strategists or entrepreneur. Factors related with organization. Factor related with environment. अब environmental appraisal की बात करें. Factors related with strategists or entrepreneur. Factors related with organization और factors related with environment. आइए जानते हैं strategist कौन है और entrepreneur related factors कौन है. Any person who plays central role in the formulation of strategies is known as strategist. जो strategy बनाएगा वो strategist है. Some strategies relate to factor which can affect the process of environmental appraisal or given. Age of strategist और entrepreneur. Age बड़ा factor बन गया है यहाँ पे सर. एजुकेशन उसकी कितनी है, एक्सपीरियंस उसकी कितनी है, इस पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बता दो. मोटिवेशन लेवल जो स्ट्रैटेजिस्ट की है वो कैसी है, तो ये बड़ा फर्क पड़ जाता है. स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, उनकी आयु कितनी है, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, उनका अनुभव क्या है और वो कितना मोटिवेटेड है. ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की उम्र कितनी है, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केट्स क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है. ये सारी चीजों का अध्ययन करना होता है प्यारे दोस्तों. अभी देखिए हम लोग समाप्ति की ओर अग्रसर है, घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा. इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं और इसे भी आपको इन्वायरमेंटल अप्राइजल में लेना होता है, इन सब चीजों का अध्ययन करना होता है. अब इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंट एनालिसिस की. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, हेल्पफुल इन मेकिंग प्रैक्टिकल प्लान्स होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हम कर सकेंगे, और प्रोवाइडिंग डिसीजन, हमारे जो डायरेक्शन और डिसीजन है दोनों सही जाएंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हम उस पर वर्क कर सकेंगे, उसको डिटरमाइन करके स्ट्रेंथ को भी आगे ले जाएंगे और वीकनेसेस को हम दूर करने की कोशिश करेंगे. हेल्पफुल टू डील विद चेंजेस, चेंजेस के साथ हम आसानी से डील कर सकेंगे प्यारे दोस्तों. रिड्यूस करेंगे हम अपनी अनसर्टेनिटी को. तो ये चैप्टर हो जाता है अब आपका यहाँ पे समाप्त. समरी देख लेते हैं जाते जाते चलते चलते. प्यारे दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है. सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज व्हिच इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. अ बिजनेस फर्म कैन सर्वाइव एंड ग्रो ओनली व्हेन इट इज एबल टू कंटिन्यूअसली एंड क्विकली अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा. ठीक है, ये निचोड़ है और समरी जरूर देखिएगा जब आपको रिवीजन करना हो, तो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर वीडियो के इस सेगमेंट पे जरूर आ जाना मेरे प्यारे दोस्तों, और यहां आके आप जरूर रिकॉल कर लेना. इंटरनल, एक्सटर्नल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ऑफ टू टाइप, रेलेवेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट. हमने इस पर डिस्कशन किया कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल है और जनरल एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल है. कंपोनेंट्स ऑफ रेलेवेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जनता शामिल थी ऑपरेटिंग में, कस्टमर शामिल था, मार्केट इंटरमीडियरीज थे, कंपटीटर्स थे, सप्लायर्स थे. कंपोनेंट कौन कौन से थे जनरल के, वो भी देख लेते हैं लगे हाथों. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक, इंटरनेशनल. अप्रोचेस टू एनवायरमेंटल सिस्टमैटिक अप्रोच पे जा रहे थे, एडहॉक अप्रोच पे जा रहे थे और प्रोसेस फॉर्म अप्रोच पे जा रहे थे. तो ये तीनों आप लोगों ने करा. फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट अप्राइजल, फैक्टर्स रिलेटेड विद स्ट्रेटजीज, फैक्टर रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन और फैक्टर रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, ये हम लोगों ने स्टडी करा. अब रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो वंस अगेन आई वुड से टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज 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 डू दिस एमसीक्यू इन अ रिलैक्स मोड.
आप खुद करें इसको। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बातें हो, तो वो आप मेरे से शेयर करें। आप अगर इस आंसर से इत्तेफाक नहीं रखते, लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं होना चाहिए, देन वी विल डिस्कस। अदरवाइज आंसर इज गिवन एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आप इस वीडियो को देखें और खुद से इसके ट्रू फॉल्स को करें, और ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। इनफैक्ट आप डिस्क्रिप्शन में इसे ले सकते हैं और आप खुद से इसको दोबारा कर सकते हैं। और इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, वंस अगेन आई वुड रिपीट कि इसके जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं या ट्रू फॉल्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आप जरूर करिएगा। और इस पीडीएफ को दोबारा देखने की जरूरत हो, आप उसे ओपन कर लीजिएगा और जरूर देखकर करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आप इसके आंसर को लिख कर देखिएगा। और यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं। आप झारखंड बोर्ड के हैं स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के हो स्टूडेंट, या कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट आप हैं, और सेंट्रल के अगर स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो लाभकारी होगा प्यारे दोस्तों। अगर आप इसको थोरोली देखेंगे, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो भी आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाने वाला है और आप आसानी से इसके आंसर्स को कर सकेंगे। तो आप राइट शॉर्ट नोट्स है, देखिए शॉर्ट नोट्स भी पूछे गए हैं और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी। बिजनेस एनवायरनमेंट में लिखना है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रेलेवेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या चीज है, ये आप आसानी से लिख सकेंगे। कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने देखा कि बीएसईबी बिहार बोर्ड में ये पूछा गया, व्हाई इज स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों जरूरी है। तो ये एक यक्ष प्रश्न बन जाता है इस चैप्टर के समाप्ति पर। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप इनका जवाब आराम से लिख देंगे। तो मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अपने मित्रों को शेयर करना चाहिए, तो जरूर शेयर करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर से जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरी हौसला अफजाई इस तरीके से करते रहिए, ताकि मैं आपके बीच एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और बाकी के अन्य वीडियोस में आपके रिवीजन के लिए लाता रहूं, और मैं आप लोगों की सेवा में लगा रहूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाय बाय।